होता ही ऐसा है, हम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। उस प्रेम में डूब जाते हैं और आज उसी प्रेम में अभिमन्यु और डायना डूब रहे थे, एक दूसरे में समाहित हो रहे थे। इस तरफ पंचम गांव में युग, कायर और कछुआ तीनों की जान हलक में थी। वो तीनों ताबूत के पास खड़े हुए थे। उन्हें अभी भी छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। कायर के हाथ पैर तो अभी भी डर के मारे थर थर कांपे जा रहे थे। कमरे के अंदर मौत का मंजर फैला हुआ था। कायर धीरे धीरे हकलाते हुए कहता है ये कैसी आवाज आ रही है? कछुआ भी डरते हुए कहता है, अभी तो बताया तुझे कि ये छन छन की आवाज पायल की है। कायर पलट कर कहता है, वो तो मुझे भी पता है पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आवाज आ कहाँ से रही है? युग मूर्ति बने हुए ही अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करते हुए एक लंबी आह भरते हुए कहता है, वहां से, वो देखो जरा। जिस तरफ युग ने इशारा किया था, जब कायर और कछुआ उस तरफ अपनी नजरें करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। उनके सामने अंधेरे में एक औरत खड़ी हुई थी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका बॉर्डर हरे रंग का था, जो अंधेरे में अलग ही चमक रहा था। अंधेरे में खड़े होने के कारण उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत ने अपनी सुडौल लचीली कमर के ऊपर सोने का अनोखा कमरबंद पहना हुआ था। वो छन छन की आवाज पायल से नहीं बल्कि उसी कमरबंद से आ रही थी। पैर तो उसके दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उसने इतने नीचे तक साड़ी पहनकर रखी हुई थी जिस कारण ये बताना मुश्किल था कि उसने पैरों में पायल पहनकर रखी हुई थी या नहीं। उस औरत की मोटी गुथी हुई चोटी थी जो उसके सिर के ऊपर हवा में लटक रही थी। वो चोटी छत की तरफ जा रही थी और छत में फैले अंधेरे में ही मिल रही थी। उस चोटी का छोर दिखाई नहीं दे रहा था जिस कारण ये बताना मुश्किल था कि वो चोटी कितनी लंबी थी। वो चोटी ऊपर जाते हुए छत के अंधेरे में ही लिप्त हो रही थी। वो औरत गुस्से से डरावनी आवाज में हुंकार भरे जा रही थी। कायर कांपते हुए कहता है, ये कौन है? कछुआ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं यार कौन है। वो औरत डरावनी आवाज में कहती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जब युग, कायर और कछुआ उस औरत की डरावनी आवाज सुनते हैं तो उनके दिल का खौफ और बढ़ जाता है। वो औरत फिर डरावनी आवाज में कहती है, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ। वो औरत बार बार अपनी डरावनी आवाज में यही सब बड़बड़ाती जा रही थी। उस औरत की डरावनी आवाज सुनकर कोई भी स्पष्ट रूप से कह सकता था कि वो कोई मामूली औरत नहीं थी बल्कि कुछ और ही थी। वो इस लोक की तो कहीं से नहीं लग रही थी। कायर डर के मारे युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चल युग, चलते हैं यहाँ से। तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो हमें जाने के लिए बोल रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो औरत फिर गुस्से से कहती है, जाओ, चले जाओ यहाँ से। युग उस औरत की आवाज को गौर से सुनते हुए मन में सोचने लग जाता है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, पर मैंने ये आवाज इससे पहले कहाँ पर सुनी है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ पर सुनी है मैंने ये आवाज? युग को वो आवाज सुनी सुनी लग रही थी। युग यही सोचते हुए कहीं खो सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो आवाज अपने अतीत में कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी थी। युग के बगल में खड़ा कछुआ अंधेरे में उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं देख पा रहा था। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ वो चमकदार कमरबंद जो उस औरत ने अपनी कमर पर बांधा हुआ था। वो औरत फिर डरावनी आवाज में कहती है, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से या फिर मरो मेरे हाथों से। कायर डरता है, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तुम चाहती हो ना हम यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाएंगे, हमें कुछ मत करना। कायर फिर युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग तो सुन नहीं रहा क्या? वो कब से हमें यहाँ से जाने को बोल रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चल तू। युग कायर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, अपने पापा का शरीर लिए बिना तो कहीं नहीं। इतना कहकर युग उस ताबूत को हाथ लगाने लग जाता है। जैसे ही युग ताबूत को छूता है वो औरत गुस्से से चीखती है, नहीं। उस औरत की चीख से पूरा कमरा गूंज जाता है। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि युग, कायर और कछुआ तीनों के दिल दहल जाते हैं। उन तीनों के एक साथ रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी चीख सुनकर एक पल के लिए युग भी डर जाता है और ताबूत से अपने हाथ पीछे हटा लेता है। उस औरत की चीख बार बार कमरे के अंदर गूंज ही रही थी कि तभी उस औरत की चीख के साथ ही उसकी चोटी जो उसके सिर के ऊपर हवा में लटक रही थी वो हरे रंग में धीरे धीरे चमकने लग जाती है। वो चोटी जहां जहां पर फैली हुई थी वो हरे रंग में चमकने लग गई थी। देखते ही देखते कमरे की चारों दीवारों के आसपास जहां पर कुछ देर पहले अंधेरा फैला हुआ था वो जगह भी हरे रंग में चमकने लग जाती है।
असल में दीवारों के पास अंधेरा नहीं बल्कि उस औरत की चोटी फैली हुई थी, जो अंधेरा होने के कारण पहले दिखाई नहीं दे रही थी, पर अब जब वो चोटी हरे रंग में चमकने लग गई थी तो दिखाई देने लग गई थी। उस औरत की चोटी इतनी बड़ी थी कि उसने सिर्फ छत नहीं बल्कि फर्श और दीवारों को भी कवर करके रखा हुआ था। उसकी चोटी का सिरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरा कमरा हरे रंग में चमकने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे युग और उसके दोस्त किसी कमरे में नहीं बल्कि उसकी चोटी की गुफा के अंदर खड़े हों। उस मोटी हरी चमकती हुई चोटी को देखकर कछुए को याद आने लग जाता है और कछुआ उस चोटी को एकटक नजर से देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, महाडायन, महाडायन। कायर डर के मारे हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तूने, महाडायन? कछुआ उस औरत की चोटी को ही देखते हुए कहता है, हाँ महाडायन, ये महाडायन ही है। युग कहता है, तू कैसे कह सकता है कि वो महाडायन है? तूने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ पलट कर कहता है, चेहरा नहीं देखा तो क्या हुआ, चोटी तो दिख रही है ना। इतनी बड़ी चोटी सिर्फ डायनों की होती है और ये डायन नहीं महाडायन है, क्योंकि महाडायन की चोटी ही हरे रंग में चमकती है। दादी ने एक बार मुझे इसके बारे में बताया था कि महाडायन की चोटी इतनी बड़ी होती है कि उसका सिरा दिखाई नहीं देता है। और तू खुद देख ले, इसकी चोटी कितनी बड़ी है, शुरुआत कहाँ से हो रही है वो तो दिखाई दे रहा है पर अंत कहीं नहीं। कछुए की बात ने युग की बोलती बंद कर दी थी। अब उसे भी यकीन हो गया था कि उसके सामने महाडायन ही खड़ी हुई थी। युग महाडायन को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, पर ये जिंदा कैसे हो सकती है? ये तो सदियों पहले मर गई थी ना, इसी ने तो यक्षिणी को अभिशाप दिया था। तुम लोग ये कैसे भूल सकते हो? ये जो कुछ भी हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है। सारे फसाद की जड़ यही है। कायर डरते हुए कहता है, युग, सारे फसाद की जड़ महाडायन नहीं बल्कि वो भक्षानर है। ये सब उसके कारण हो रहा है। युग बड़बड़ाता है, मतलब अगर ये महाडायन जिंदा है तो फिर भक्षानर भी जिंदा होगा, पर कैसे? वो दोनों तो मर गए थे ना। कछुआ और कायर कुछ कहते उससे पहले ही महाडायन फिर डरावनी आवाज में कहती है, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। कायर डरते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कौन जिंदा है, कैसे जिंदा है, ये सब छोड़ो अभी और जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना भक्षानर जैसे मरा था हम भी मर जाएंगे। युग, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, तू चल यहाँ से। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, कायर सही कह रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शायद ये महाडायन बस यही चाहती है कि हम बस यहाँ से चले जाएं। ये हमें कुछ नहीं करेगी, तभी जब से जाने को कह रही है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं अपने पापा का शरीर लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला। कछुआ युग को समझाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ये महाडायन तुझे तेरे पापा का शरीर यहाँ से ले जाने देगी, क्योंकि यही है जिसने इतने सालों से तेरे पापा का शरीर यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। वो सप्तम चक्र बनाए थे। मैं कह रहा था ना, वो सप्तम चक्र किसी डायन ने बनाए थे। असल में वो किसी डायन ने नहीं बल्कि इस महाडायन ने बनाए थे जो इस वक्त तेरे सामने खड़ी हुई है। युग हैरानी के साथ कहता है, इसने वो चक्र बनाए थे पर क्यों? और इसने मेरे पापा के शरीर को इस ताबूत में यहाँ पर क्यों रखा है? कोई कुछ कहता उससे पहले ही महाडायन फिर गुस्से के साथ कहती है, तुमने सुना नहीं क्या? मैंने क्या कहा? महाडायन चीखते हुए कहती है, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। महाडायन की चीख फिर से कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है, पर इस बार युग महाडायन की चीख सुनकर डरता नहीं है बल्कि गुस्से के साथ उस ताबूत को पकड़ते हुए कहता है, अपने पापा का शरीर लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये महाडायन है तो मैं भी युग हूँ और युग आज अपने पिता का शरीर यहाँ से लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं इस महाडायन को भी जलाकर खाक कर दूंगा, जैसे मैंने इसके चक्र किए थे। इसी ने मेरी यामिनी को अभिशाप दिया था ना, आज मैं वो सारे हिसाब चुकता कर दूंगा। युग की बातें सुनकर कायर मन में सोचने लग जाता है, ये युग सच में पागल हो गया है। जब से इसे शक्तियां मिली है इसका कुछ ज्यादा ही घमंड बढ़ गया है। पहले अभिमन्यु से लड़ा और अब इस महाडायन को मारने की बात कर रहा है। बताओ, उस महाडायन को जिसने यक्षिणी को अभिशाप दिया था, जिससे उसे आज तक मुक्ति नहीं मिली है। युग गुस्से के साथ महाडायन को घूरने लग जाता है और अपने अंदर की शक्तियां जागृत करने जाता है। युग अपने अंदर गुस्सा भर रहा था, पर गुस्सा भरने के बावजूद भी उसकी शक्तियां जागृत नहीं हो रही थी। उसके हाथ के निशान नहीं चमक रहे थे, अब उनमें जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। युग अपनी कलाई पर बने निशानों को देखते हुए कहता है, ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? कछुआ युग की कलाई देखते हुए कहता है, एनर्जी युग, एनर्जी। इंसान की शक्तियां तभी तक काम करती है जब उसके
उसके अंदर एनर्जी होती है और तू तो अपनी सारी एनर्जी खत्म कर चुका है उन चक्रों को तोड़ने में। शायद इसी वजह से तेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। अब पता चला इसने क्यों वो सप्तम चक्र बनाए थे, ताकि कोई जब तक उन चक्रों को तोड़कर यहाँ तक पहुंचे तो वो इतना थक जाए कि ये ताबूत यहाँ से ना ले जा सके। जैसे ही कछुआ अपनी बात खत्म करता है, महाडायन हंसने लग जाती है। महाडायन की खौफनाक हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। महाडायन धीरे धीरे अपने कदम युग के पास बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे महाडायन अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी, उसकी कमर में बंधे कमरबंद के घुंघरू बज रहे थे, जिसमें से छन छन की आवाजें निकल रही थी। जैसे जैसे महाडायन युग के करीब पहुंच रही थी, युग के दिल की धड़कन तो बढ़ ही रही थी, साथ में कायर और कछुए की भी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में महाडायन युग के पास पहुंच जाती है, उसके चेहरे के एकदम सामने। युग देखता है कि महाडायन के चेहरे पर महाडायन के चेहरे की ही परछाई थी, जो काली शक्तियों से बनाई गई थी, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बस आंखें दिखाई दे रही थी, जो हरे रंग में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महाडायन उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हो, उन तीनों से छुपा कर रखना चाहती हो। महाडायन युग के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहती है, तू बच्चा है युग, सच में बच्चा है, जो उसके कहने पर यहाँ पर चले आया। जैसे ही महाडायन ये बात बोलती है, युग सख्ते में आ जाता है। वो मनी मन सोचने लग जाता है, इसे कैसे पता चला कि मुझे किसी ने यहाँ पर भेजा है? उस काले साए की तरह ये मुझे बच्चा क्यों बोल रही है? महाडायन गुस्से के साथ कहती है, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था युग, नहीं आना चाहिए था। युग इस बार महाडायन से बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक बात घूम रही थी, और वो थी उसे अपने पापा का शरीर कैसे भी करके वहां से लेकर जाना है। उसके दिमाग में एक मकसद था, और जब आप अपने मकसद के पीछे लगे रहते हो तो आपके अंदर का सारा डर निकल जाता है, और वही डर इस वक्त युग के अंदर से निकल गया था। युग गुस्से से महाडायन को घूरता है और अपने हाथों से उसका गला दबाने की सोचने लग जाता है। युग के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचते उससे पहले ही महाडायन अपनी हरे रंग में चमकती हुई आंखों से उसके दोनों हाथों की तरफ देखती है, और अगले ही पल अचानक से दो लंबी लंबी चोटियां नाग की तरह लहराती हुई आती हैं, जो युग के दोनों हाथों को तो पकड़ती ही है, साथ में पैरों को भी पकड़ लेती है, जिस कारण युग धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है और किसी लाचार की तरह फड़फड़ाने लग जाता है। कुछ नहीं कर पाता है। युग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ छोड़ मुझे महाडायन। युग की हालत देखकर कायर और कछुआ दोनों डर गए थे। कायर तो इतना डर गया था कि अपनी जेब में हाथ डालकर उसने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए थे। कछुआ हिम्मत करके महाडायन से कहता है, छोड़ दो युग को। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, महाडायन तुरंत कछुए की तरफ नजर करती है और उसे गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, तू इसे यहाँ पर लेकर आया है ना, अब तू भी मरेगा। तू अपनी मौत के पास चलकर आया है, और अब वो मौत तेरे गले मिलेगी। आ, अपनी मौत से मिल। सदियों से है पुरानी ये यक्ष